नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। जुड़ना बैच लेक्चर नंबर 25 जो कि बहुत खास होने वाला है और फिजिकल केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 1 शीट में कंप्लीट किया जाएगा। 2 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से बताए जाएंगे, थ्योरीज, सब चीज़ आपको कराया जाएगा। तो बस आधा घंटा का ये वीडियो रहेगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एकदम क्विक रिविजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैद्युत रसायन, ये NCERT के अनुसार चैप्टर नंबर 3 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उसके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है। मतलब जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर फॉर्मूले डिराइव करते हैं, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ेंगे। पूरा जो हमारा सेल का सिस्टम होता है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डेनियल सेल, सब इसी पर बेस्ड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। मतलब इस चैप्टर को बताने का अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत ऐसे टीचर लोग होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करते हैं। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे बताया जाता है। तो मैं इसको 2 सेक्शन में बांटता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं कंडक्टर को रखता हूँ, कंडक्टर से संबंधित बातें जितनी होती है उसको बताया जाता है, और पार्ट 2 में सेल के बारे में बताया जाता है। तो पार्ट 1 है विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसको विद्युत चालक कहते हैं, जैसे धातु हो गया, विद्युत अपघटय हो गया इत्यादि। कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं, जैसे रबर, कांच, सूजल इत्यादि। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहा जाता है। विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट लिखा गया है। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक। स्ट्रॉन्ग के बारे में देखते हैं। जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से कहने का मतलब कि 100% आयनित हो जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्रबल अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद जितना भी सॉल्ट होता है सब। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो सब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एसिड कौन है? HCl, H2SO4, HNO3 इत्यादि। बेस में कौन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। सॉल्ट में कौन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट इत्यादि। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, मतलब पार्शियली आयोनाइज होगा, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस, जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड हो गया। ऐसे नॉर्मली जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है सबको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के श्रेणी में रख सकते हैं, और जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जा सकता है। ऑलमोस्ट सभी नहीं, बट मैक्सिमम ये केस लागू होता है। एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। वीक बेस की बात करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक 2 प्रकार का होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला है धात्विक चालक, मतलब मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। पहले देखते हैं मेटालिक कंडक्टर क्या होता है। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए धातुएं विद्युत की चालक होती है, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Fe हो गया, Al हो गया। ये सबके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखते हैं जरा। वे पदार्थ जो जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी, मतलब एग्जाम्पल में देखिएगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को जब आयंस में तोड़ा जाता है तो सोडियम पर आता है प्लस, Cl पर आता है माइनस। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिएगा जरा H2SO4 को जैसे ही आयोनाइज किया जाता है तब ये अपने हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर जाएगा 2H+, तो ये भी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इसके बाद जरा HNO3 को देख लेते हैं।
HNO3 को जैसे आयोनाइज किया जाता है तब ये H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है। मतलब ये हो गया हाइड्रोजन आयन और ये हो गया नाइट्रेट आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और इसको कहा जाएगा सल्फेट आयन। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनके जैसे कि मेटालिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन था तो इसके पास फ्री आयन होता है। इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। मतलब कंडक्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और विद्युत अपघट्य मलित, मलित का मतलब होता है मोल्टेन, भींगा हुआ। मलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालक को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर ये NaCl रहता तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन जैसे ये अपने आयनों में टूट गया, आयनों में कब टूटेगा, जब इसको इलेक्ट्रोलाइट, जब इसको हाइड्रोलाइट किया जाएगा तब, मतलब कि जब इसको जल में घोला जाएगा तब। तो ये अपने आयनों में टूट गया। जब आयनों में टूटा तब ये अपने मोल्टेन स्टेट में था, तो सोडियम पर प्लस और इस पर माइनस। तो सोडियम पर प्लस है तो सोडियम हमेशा कैथोड की ओर जाना पसंद करता है, ये कैथोड की ओर जाना पसंद करता है, और क्लोराइड हमेशा एनोड की ओर जाना पसंद करता है। यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड को लेकर के डाला गया है। विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुल मूल अवधारणाएं। अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी के बारे में, विद्युत चालकता के बारे में। कंडक्टिविटी को C से सूचित किया जाता है। अब जो कंडक्टिविटी होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमण के बराबर होता है। मतलब लिख सकते हैं चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। चालकता को कंडक्टिविटी कहा जाता है, इसको C से सूचित करते हैं। तो C बराबर हो गया 1/R। अब चूंकि R बराबर होता है V/I, तो C बराबर 1 V/I, मतलब C बराबर I/V। इसका मात्रक हो जाएगा 1/ओम। इसको ओम इनवर्स या ओम इनवर्स कहते हैं, या इसको महो भी कहा जाता है। अब ये जो ओम इनवर्स है इसको साइमन भी कहा जाता है, अभी आएगा थोड़ा देर के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो कंडक्टेंस होता है उसका ऐसी मात्रा क्या होता है, तो ओम इनवर्स होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैसे सूचित किया जाता है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसके व्युत्क्रम के मान को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है, रो, जो कि फिजिक्स में आता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसे के यानी कि कप्पा से सूचित करते हैं। देखिए के का मतलब होता है कप्पा, वहां पर सी था, यहाँ पर के का मतलब कप्पा। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर होता है 1/स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चूंकि रो बराबर, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है के बराबर 1/रो, तो रो का फॉर्मूला होता है RA/L। यहाँ से रो के बदला में लिख देंगे R × A/L। तो के बराबर हो गया 1/R × L/A। तो के बराबर हो गया 1/R, तो 1/R के बदला में लिख देंगे C इंटू में L/A। तो L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। C क्या है, चालकता यानी कंडक्टिविटी, और A क्या है, उनका क्षेत्रफल। अब इसका एसआई मात्रक का बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो 1/R, तो 1/ओम। L का मतलब सेंटीमीटर, A का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि कंडक्टर जो इलेक्ट्रोड होता है ना उसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए उसको मीटर में मेजर नहीं किया जाता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो जो ओम इनवर्स है इसको साइमन भी कहा जाता है। मैं आपको बोला था ऊपर, इसको आप साइमन भी कह सकते हैं, इसको आप महो भी कह सकते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, एस सेंटीमीटर इनवर्स इंपॉर्टेंट होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चीज को याद रखिए। जो इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है उसका ऐसे मात्रक हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जो कंडक्टेंस होता है उसका ऐसे मात्रक हो जाएगा महो या साइमन, केवल साइमन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, मतलब 1 मोल का जो कंडक्टिविटी का मान होगा उसको मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। फॉर्मूला, ये जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इसको λm से सूचित किया जाता है। तो λn बराबर होता है कप्पा गुना 1000/c।
या सी के बदला में हम यहाँ पर मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी का मतलब कंडक्टेंस नहीं होगा। ये सी या एम का मतलब होता है बिलियन का मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर लेमडा एन बराबर लिखा जाता है कप्पा इंटू 1000 और बट्टा में एम। अब जरा मात्रक का बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो चूंकि कप्पा का मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए यहाँ पर कप्पा है तो कप्पा का ऐसा ही मात्रक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर नीचे अगर इसका ऐसा ही मात्रक की बात किया जाए तो ऐसा ही मात्रक आ जाएगा इसका साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब कैसे आता है तो इसके बदला में लिखेंगे मोलैरिटी के बदला में लिख देंगे मोल पर वॉल्यूम बन जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मोलैरिटी के बदला में बस केवल नॉर्मैलिटी आ जाता है। परिभाषा क्या है तो किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार मतलब वन इक्विवेलेंट वेट के चालकत्व मतलब वन इक्विवेलेंट वेट के कंडक्टिविटी के मान को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्यू से सूचित किया जाता है। तो कप्पा गुने 1000 बटा एन, एन का मतलब होता है नॉर्मैलिटी। और यहाँ से अगर एक फॉर्मूला देखा जाए तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू वी इक्विवेलेंट आ जाएगा, जहां पर वी इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 ग्राम तुल्यांकी वाले बिलियन का आयतन। अगर इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो इसका भी ऐसा ही मात्रक निकल जाएगा। यूनिट देखिए कप्पा है तो इसका हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मैलिटी है तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो ऊपर लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। ये नॉर्मैलिटी का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, नॉर्मैलिटी नहीं नॉर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक। अब जरा देखते हैं कि विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया अंतर आयनिक आकर्षण। यदि आयनों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है तब विद्युत अपघटन के विलयन की चालकता घट जाती है। ये चीज पूछा जाता है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनका कंडक्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विलायक की ध्रुवीयता मतलब कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक है तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, मतलब जो सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा उसका आयोनाइजेशन उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए आयनों की संख्या अधिक होती है तो विलयन की चालकता भी अधिक होती है। मतलब जिसका पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। माध्यम की सयंता का प्रभाव, सयंता का मतलब होता है विस्कोसिटी, तो मतलब विस्कोसिटी का क्या असर पड़ता है। यदि किसी विलायक की सयंता अधिक होती है तो मुक्त आयनों का वेग कम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अब जैसे कि एक भींगा हुआ चीज और एक सूखा हुआ चीज को अगर दोहराया जाएगा तो जो भींगा हुआ चीज है उसका ऑटोमेटिक है कि वेलोसिटी कम हो जाएगा किसके कारण, विस्कोसिटी के कारण, जिसके कारण से उसका चालकता क्या होता है, घट जाता है। ताप का प्रभाव, उच्च ताप पर आयनन अधिक होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर आयोनाइजेशन उतना ही ज्यादा होने लगता है, या तथा मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ उसकी गतिज ऊर्जा एवं वेग भी बढ़ जाती है, जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। अब देखते हैं सांद्रता का प्रभाव, कंसंट्रेशन। सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व अपघट्य वेग घट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। इससे क्या होता है, चालकता घट जाता है। अब जरा देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, मतलब कि विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, जब किसी चीज में पानी को मिला दिया जाता है तो इसका मतलब होता है उस चीज को डाइल्यूट किया जा रहा है। वही बात यहाँ पर है, तनुता, तनुता का मतलब होता है डाइल्यूशन, उसमें पानी की मात्रा मिलाई जा रही है। तो अगर डाइल्यूट किया जाएगा तो फिर उसके कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। मोलर तथा तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव, विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको कप्पा से सूचित करते हैं का मान तनुता के साथ घटता है, किंतु विशिष्ट चालकता में कमी की तुलना में आयतन की वृद्धि बहुत अधिक होती है। इसके कारण मोलर तथा तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ने लगते हैं। मतलब कि अगर आप डाइल्यूट कीजिएगा तो डाइल्यूट करने के बाद उसका जो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, उसका मान बढ़ जाता है।
कारण क्या है कि देखिए जैसे जैसे उसमें हम वाटर डालेंगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और चूंकि वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फॉर्मूला होता है मोल या ग्राम इक्विवेलेंट अब बट्टा में वॉल्यूम। देखिए मैं यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। हमारा सवाल यही है कि जब किसी हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाए तो उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? तो कारण क्या है कि उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो क्या होगा। सो देखिएगा जरा फॉर्मूला पर एक बार गौर कर लेते हैं। तो लेमडा एम बराबर फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बट्टा मोलैरिटी। उसके बाद लेमडा इक्विवेलेंट बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बट्टा नॉर्मेलिटी। अब क्या करना है, डाइल्यूट करना है। इन द केस ऑफ डाइल्यूशन अगर डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो डाइल्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा गुने 1000 और यहाँ पर क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल पर वॉल्यूम इन लीटर। अब जो भी हो यहाँ पर बस नीचे वॉल्यूम होना चाहिए, कप्पा इंटू 1000 और यहाँ पर है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और बट्टा में क्या हो जाएगा वॉल्यूम। फिर यहाँ से देखिएगा लेमडा एम बराबर अब देखिए वॉल्यूम तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम। अब बटा में क्या आ जाएगा नीचे एन और यहाँ से लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 और इंटू में क्या हो जाएगा वॉल्यूम और बटा में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखिए जैसे इसको डाइल्यूट किया गया तो डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है वॉल्यूम का मान बढ़ता है और चूंकि वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर है तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मान घट जाएगा, बट जो उसका मोलर कंडक्टेंस होगा जो वैलेंट कंडक्टेंस होगा उसका मान देखिए बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर है, यहाँ पर भी वॉल्यूम कहाँ है ऊपर। तो वॉल्यूम ऊपर है तो जैसे जैसे आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाइएगा वैसे वैसे उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान बढ़ते जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के लिए सवाल है। कोलार्स लॉ, कोलार्स का नियम भी पूछा जाता है, एज यूजुअल आपको पता होगा, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे। तो कोलार्स लॉ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू हो पाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कहने का मतलब होता है कि अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस कुछ नहीं करना है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो जो उसका नॉर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो मान होता है उसके आयंस के सम के बराबर होता है। बस इतना ही, इसी को कहा जाता है कोलार्स लॉ। तो इसको डरने की कोई बात नहीं है। कोलार्स लॉ क्या कहलाता है, तो कोलार्स लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होता है। इस नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसमें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है उसका जो मान होता है उसके केटायन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पर इन्फिनिटी का मान निकालते हैं तो यहाँ पर पहले क्या करना होगा कि प्लस वाला का और फिर माइनस वाला का, जितना प्लस वाला होगा उसकी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देंगे, जितना माइनस वाला होगा उतनी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देंगे। एन प्लस का मतलब प्रतिसूत्र इकाई से वियोजन, मतलब धनायनों की संख्या, और एन माइनस का मतलब होता है ऋणायनों की संख्या, मतलब प्लस वाला कितना है माइनस वाला कितना है। उसके बाद इसको कोलार्स के आयनों के स्वतंत्र अधिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये तो ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के गलित या जलीय विलयन को विघटित कर देने की क्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाते हैं, मतलब वह प्रक्रिया जिसके जरिए इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूट जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण, मतलब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा अप चेन यानी कि रिडक्शन होता है।
और जो प्लस होता है वो कैथोड पर जाता है, जो माइनस होता है वो एनोड पर जाता है। ये नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जितना भी प्लस वाला होगा सब का सब कैथोड पर जाएगा, और जितना भी माइनस वाला होता है सब का सब कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। विद्युत अपघटन का प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या प्रभाव होता है। यदि किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो उस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, अन्य आयन नहीं। ऐसी अवस्था में जिस आयन की ऑक्सीकारक शक्ति प्रबल होती है अर्थात जिसका विद्युत वाहक बल मतलब E0 या EMF कहा जाता है का मान उच्च होता है, वो पहले कैथोड पर मुक्त होगा। कैथोड पर मुक्त होने वाले धनायनों का क्रम इस प्रकार है। तो कैथोड पर देखिए कौन कौन जाता है कैथोड पर, ये ऑर्डर लिखा गया है। देखिए Pb4 है, फिर Au+3 है, Ag+ है, Cu+ है। मतलब मैं एक मिनट, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है, तो मैं जरा लिख करके आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक न्यूमेरिक है, ये नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इसके जरिए हम पता करते हैं, क्योंकि हमारे आगे चलेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के लिए भी ये जरूरी होगा। मैं पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर याद करा सकता हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या यहाँ पर लिखवाऊंगा। लिखवा सरकाना मग अलमंड जनकर फीकड कोनी संपब हक्कू हज अज पट्टू। मतलब ये जो वर्ड मैंने लिखा है बोर्ड पर, इस वर्ड को अगर आप याद कर लेते हैं तो कभी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज परेशान नहीं करेगा, एकदम कभी परेशान नहीं करेगा ये। तो इसलिए ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। लिखबा सरकाना मग अलमन जनकर फीकट कोनी संपब हक्कू हजज पट्टू। फिर से आप देख लीजिए, लिखबा सरकाना मग अलमन जनकर फीकट कोनी संपब हक्कू हजज पट्टू। अब ये क्या होता है सो देखिएगा। लिखबा सरकाना तो ली है तो LI ली, और फिर क है तो क, बा तो BA बा, लिखबा सर SR, का CA, ना तो NA, मग MG, अल AL, मन MN, जन ZN, कर CR, फी तो FE, कड CD, फी कड कोनी CO, NI कोनी, सन SN, पब तो PB, हा तो H हो जाएगा, कु CU, हज HG, अज AG, पट PT उ। हो गया। देखिए, लिख क बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हक कु हज अज पट्टू। मतलब ये चीज आपको याद रखना है। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का आरपी का मान होता है 0। आरपी का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब एकदम सीक्वेंस में लिखा गया है, इसको आप एकदम सीक्वेंस में समझिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, मतलब लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिथियम रखा गया है, और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आरपी का मान हो जाता है 0। अब इसमें जितने भी हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, Ag हो गया, Pt हो गया, Au हो गया, ये सबके सब कॉपर, Ag, Hg, Pt, Au ये सबके सब आरपी का मान प्लस में रखते हैं, और ये सब जितने हैं सबके सब आरपी का मान माइनस में रखते हैं।
मतलब जैसे से हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो आरपी का मान है वो बढ़ रहा है। हाइड्रोजन के पास आए हैं तो 0 और नीचे हैं तो आरपी का मान कितना हो गया है, सबसे नीचे है तो आरपी का मान सबसे ज्यादा मिला है और H पर 0 उसके पहले वाले जिसमें होता है आरपी का मान माइनस में होता है। ये चीज आपको दिखाया गया है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। एक मिनट, अब देखते हैं हम अपना आगे का टॉपिक क्या है। तो यही चीज लिखा गया है Pb4 Au, मतलब सबसे ज्यादा Pb का होता है, तब Au का, तब Ag का, Cu, बाकी आप कंपेयर कर लीजिएगा। इसमें लिथियम नहीं है बट लिथियम भी होगा। इसी प्रकार एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही ऋणायन मुक्त होता है जिसकी अवकारक शक्ति प्रबल होती है, अर्थात जिसके इनोड के मान कम होता है। अब इसमें भी ऑर्डर दिखाया गया है, यहाँ पर L लिखा हुआ है ना, F होगा यहाँ पर। F माइनस, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट का नाम है फ्लोरीन और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है लिथियम। मतलब प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। सबसे प्रबल अकारक कौन हो जाएगा, लिथियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका होता है, लिथियम का। ये ऑर्डर दिखाया गया है यहाँ पर F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, सल्फेट आयन। विद्युत अपघटन का उपयोग, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज देख लेते हैं। धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में, भारी जल D2O के निर्माण में, जल के विद्युत अपघटन में, H2 गैस के निर्माण में, विद्युत लेपन में, कम क्रियाशील धातुओं जैसे Au, Cu, Pb के शोधन में, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। आप देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, धातु का एक रॉड होता है। जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण से जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के धातु प्लेट को क्षार इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं, मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहा जाएगा, जिस पर रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहा जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल होता है उसके मान को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। जब धातु की छड़ को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। नोट, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निम्नलिखित वैल्यूज पर डिपेंड करता है, विलयन के सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर, ताप तथा दाब पर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, धातु की प्रकृति पर, मतलब वो जो हम लिए है वो ना, वो धातु वो कैसा है, लोहा का है कि कॉपर का है, मतलब किस चीज का है, ये चीज ध्यान में रखा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SPE इसको कहा जाता है। यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में, मतलब हाफ सेल रिएक्शन में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 1 मोलर, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 एटीएम हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब कि क्या करना है कि एक हाफ सेल लेना है, हाफ सेल में जो वहां पर आयन होगा उस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है, वहां पर टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रेशर का मान 1 एटीएम रहेगा, तो उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसको E नोट से सूचित किया जाता है। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है और इसमें एक प्लेटिनम का वायर है, उसके बाद कांच का इसमें नली बनाया गया है और यहाँ पर एक होल है। अब प्लेटिनम का ये प्लेट लिया गया है, इसमें HCl डाला गया है जिसका मोलर सॉल्यूशन का वैल्यू 1 है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है 1 एटीएम प्रेशर पर। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाते हैं उसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, जो कि SHE मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया था कि एक पात्र में ऐसा HCl का विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोलर तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस विलयन में एक कांच की नली के द्वारा प्लेटिनम के तार के प्लेटिनम की
प्लेट लटकी रहती है, कांच की नली में 1 एटीएम दाब पर H2O भरी होती है। अब ये कैसे काम करता है? जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो उसे SHE के बराबर में रखकर दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर की माप को ही दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव 0 माना जाता है, मतलब SHE का मान करीब करीब 0 माना जाता है। E नॉट का वैल्यू करीब करीब 0 होता है। अब देखते हैं EMF के बारे में। दो अर्धशेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या EMF कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है उसके पोटेंशियल के वैल्यू को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, जिसको हम लोग EMF कहते हैं या विद्युत वाहक बल कहा जाता है। मानक परिस्थितियों में इसे मतलब कि स्टैंडर्ड सिचुएशन में इसको E नॉट ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। नस्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। नस्ट इक्वेशन परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। नस्ट इक्वेशन को लिखिए या नस्ट इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव मानक इलेक्ट्रोड के विभव E नॉट और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता M+0 में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब फॉर्मूला होता है, देखिए E बराबर E नॉट माइनस 2.303 इंटू RT बटा NF log 10 और 1 डिवाइडेड बाई M N प्लस। ये क्या है? मेटालिक मतलब मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है उसको यहाँ पर रखा गया है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। F क्या है? फ्राडे कांस्टेंट। फ्राडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96,500। याद रखिए फ्राडे कांस्टेंट। फ्राडे कांस्टेंट फ्राडे कांस्टेंट का वैल्यू 96,500 के बराबर होता है। ये कैसे आता है? तो फ्राडे कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको फ्राडे कांस्टेंट कहा जाता है। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। 1 मोल पर निकालना है तो 1 मोल में तो यहाँ पर फ्राडे कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल पार्टिकल्स या 1 मोल पर जितना भी चार्ज होता है उसको फ्राडे कांस्टेंट कहा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 6 × 10 की पावर माइनस 19 और 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 6.022 × 10⁻23। दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा 96,500। ये फ्राडे कांस्टेंट होता है। यहाँ पर नस्ट इक्वेशन E बराबर यूनिट माइनस 2.303 RT बटा NF। E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT बट्टा NF इंटू लॉग 1/mn प्लस। R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब परंताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर होता है। फ्राडे कांस्टेंट 96,500 होता है। N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Mn का मतलब जो धातु यूज हुआ है, जो मेटल्स का आयन है उसका कंसंट्रेशन का मान कितना है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E बराबर मतलब E ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बटा NF इंटू लॉग Q। Q का मतलब ये रिएक्शन कोशिएंट होता है। Q को रिएक्शन कोशिएंट कहा जाता है। अब ये Q जो रिएक्शन कोशिएंट होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मान लेते हैं कि A प्लस B रिएक्शन किया, बन गया प्रोडक्ट C प्लस D। यहाँ से आपको Q निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो C का कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन और बटा A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। तो ऑलमोस्ट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही होता है। अब चूंकि एक फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अब यहाँ पर डेल्टा G का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और Q का मतलब होता है डेल्टा P मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर
डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट का मान 0 होता है, बराबर -n, और ये जितना भी चीज लिखा हुआ है सबको आप डेल्टा जी बराबर -nf इंटू ई ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट बराबर -nf यूनिट ऑफ सेल हो जाएगा। तो समीकरण 1 से डेल्टा जी के बदला में इतना रख दीजिए, -nf यूनिट ऑफ सेल बराबर, इक्वेशन 1 यही है, और डेल्टा जी नॉट के बदला में इतना रख देंगे आप प्लस RT/LN/Q। अब -nf से भाग कर दीजिए, -nf से भाग कर देंगे तो आ जाएगा यूनिट ऑफ सेल बराबर इतना, जो कि नॉस्ट इक्वेशन कहलाता है। और चूंकि log x बेस में e बराबर होता है 2.303 इंटू लॉग, मतलब अगर बेस में e है उसको 10 में बदलना है तो उसमें 2.303 से गुना कर दीजिए। तो ओवरऑल एक और फॉर्मूला बन गया, इस ई ऑफ सेल बराबर यूनिट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF इंटू लॉग Q को रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। T बराबर 298 केल्विन, 1F बराबर 96,500। फिर यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया गया, तो वैल्यू का पुट किया गया तो यहाँ पर ई ऑफ सेल बराबर यूनिट ऑफ सेल माइनस 0.05 N1 बटा N इंटू लॉग Q। अब चूंकि ये जो होता है ये मतलब अपडेटेड वर्जन होता है, सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है, इससे आप सिंपल और नहीं जाते हैं। तो डेनियल सेल के लिए अगर इसका इक्वेशन लिखिएगा तो ई ऑफ सेल बराबर यूनिट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटा N लॉग Q होता है, और इनटू में यहाँ पर Q लिया गया है। Q का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि आयनिक उत्पाद बता आयनिक अभिकारक, मतलब यहाँ पर रख दीजिएगा रिएक्टेंट का, ऊपर उत्पाद है तो ऊपर लिख दीजिएगा प्रोडक्ट का, और नीचे लिख दीजिएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। फ्राडे का नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फ्राडे का नियम का उपयोग किया जाता है। फ्राडे का 2 नियम होता है। प्रथम नियम, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जो मास वहां पर इकट्ठा होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहा जाता है Z, W बराबर Z इंटू I इंटू T लिख सकते हैं, और इसको कहा जाता है फ्राडे का नियम। Z क्या है? केमिकल इक्विवेलेंस है, और यहाँ पर Q के बदला में IT लिखाता है, तो यहाँ पर W बराबर Z इंटू I इंटू T हो गया। यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, तो W बराबर Z। अब केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, मतलब Z क्या है? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फ्राडे का दूसरा नियम, जब विद्युत धारा की सामान्य मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। मतलब कि जो वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ला सकते हैं जिसको, एक मिनट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 के, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 के। ये क्या है? डिपोजिट होने वाला मास है, और E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। एक कांस्टेंट आएगा K, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा K, डिवाइड करेंगे तो W1 बटा W2 बराबर K1 बटा E1 बटा E2 हो गया। अब चूंकि W के बदला में ZIT लिखाता है तो यहाँ से Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2 हो गया, तो Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। अब यहाँ पर एक इक्वेशन 1 आया था, W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2 बराबर Z1 बटा Z2, और यही होता है फ्राडे का दूसरा नियम। मैंने वहां पर बताया है कि एक फराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 6.023 में 10 के पावर 23 से गुना कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा 96,500 के। विद्युत रासायनिक सेल का बात कर लेते हैं। मतलब सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा एक दूसरे में अंतर परिवर्तन करते हैं। मतलब सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत सेल 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है विद्युत अपघटनी सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको कहा जाता है। इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से अंततः मतलब असतत रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। उदाहरण जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हो गया। दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। गैल्वेनिक सेल 5 नंबर में। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इनमें सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत उसमें असतत, मतलब यहाँ पर क्या होता है कंटिन्यूअस, वहां पर नॉन कंटिन्यूअस। जैसे कि डेनियल सेल
डेनियल सेल का एग्जाम्पल क्या होता है? डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही एक रूप होता है। यहाँ पर दो बर्तन लिया गया है, पॉट लिया गया है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है ZnSO4, यहाँ पर CuSO4, जिसको डेनियल सेल कहा जाता है। डेनियल सेल में याद रखिएगा, इसमें लेफ्ट में लगाया जाता है जिंक, राइट में लगाया जाता है कॉपर, और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। इतना आप सुंदर डायग्राम बना करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। ज्यादा उसमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती है, बस एकदम डायग्राम सुंदर सुंदर दिखना चाहिए। इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है ZnSO4, इसमें क्या लिया गया है CuSO4। ये जिंक का बना है, ये कॉपर का बना है, तो इसको डेनियल सेल कहा जाता है। डेनियल सेल एक वोल्टाइक सेल है। इस सेल में दो प्रकार के विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोनों विलयनों के लवण सेतु द्वारा संपर्कित किया जाता है। लवण सेतु मतलब सॉल्ट ब्रिज। बैटरियों के प्रकार, उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी के आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक सेल मतलब प्राइमरी सेल, मतलब प्राइमरी सेलों में मतलब ये समझे ना, जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको प्राइमरी सेल कहा जाता है। जैसे कि ड्राई सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया। सेकेंडरी सेल जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं उसको सेकेंडरी सेल कहा जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको लिखवाया था, लिकबा सरकाना मग अलमन जनकर फिकट कोनी संपव हकू हजस पट्टू। ये यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मैंने भी वहां पर आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए बहुत ऐसा चीज होता है ना जो कि मिसिंग मिलेगा आपको। यहाँ पर आप अलग अलग बुक में देखिएगा तो अलग अलग बुक में आपको इसका सीरीज अलग अलग मिलेगा। मैंने यहाँ पर रखा है, बट अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था ये वाला। एक मिनट, पहले अब देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि सबसे ऊपर लिथियम था। लिथियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ते जाएगा, और सबसे नीचे फ्लोरीन पाया जाता है। अभी बताया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन। अब उसका यूज देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि सोडियम के साथ H2O का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। H2SO4 के साथ कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे तो CaSO4 + H2 बनेगा। मतलब कि यहाँ पर कैल्शियम आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। कारण क्या है कि कैल्शियम होता है ऊपर, इसका Rp का मान क्या होता है? हाइड्रोजन से कम होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब कैल्शियम है यहाँ, और जो हाइड्रोजन आएगा वो रहेगा इसके और पीछे रहेगा। तो याद रखिएगा जो पहले आता है वो दूसरे को हटा सकता है। तो कैल्शियम पहले है तो कैल्शियम आराम से आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर या जिनके यूनिट बहुत कम है वे ठंडे जल से ही क्रिया करके H2O को मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि। आयरन, लेड, टीन, निकेल, कॉपर आदि धातुएं कुछ नीचे स्थित होने के कारण बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करते हैं, किंतु जल वाष्प से क्रिया करके H2O को मतलब वेपर से रिएक्शन करके ये आराम से H2O मतलब हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। धातुओं की अपचयन क्षमता मतलब रिडक्शन पावर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितने ऊपर होती है या जिसका यूनिट का मान जितना ही कम होता है उसका उतना ही क्रियाशीलता या प्रबल अपचयक होती है। तो चीज पता है। ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात है। धातु उष्मीय अस्थायित्व का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी होता है। धातु ऑक्साइडों का उष्मीय अस्थायित्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि धातुओं की विद्युत धनात्मक प्रकृति नीचे आने पर घटने लगता है। ये तो बात ठीक है। धातुओं का विस्थापन, इसके ऊपर और था क्या? हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे कि HGO है,
अब इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये Hg आराम से O2 से अलग हो जाता है, इसको थर्मल स्टेबिलिटी कहा जाता है। ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटता है। थर्मल स्टेबिलिटी घटने का मतलब कि हीट कीजिएगा तुरंत टूट जाएगा। विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने पर यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में दो प्रकार के धनायन उपस्थित हो तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है जिसका यूनिट अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर दो प्लस आ गया, दो प्लस आ गया तो कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर वो जाएगा जिसके लिए यूनिट का मान ज्यादा होता है। इसी प्रकार यदि दो प्रकार के ऋणायन उत्पन्न होता है तो कैथोड पर वो जाता है जिसका यूनिट का मान कम होता है। सोडियम प्लस एवं पोटेशियम प्लस में कैथोड पर, तो सोडियम और पोटेशियम में कौन जाएगा कैथोड पर, तो सोडियम जाएगा, क्योंकि लिखबा सोडियम जाएगा, क्योंकि सोडियम का देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यूनिट का मान जिसका ज्यादा होगा, तो सोडियम का यूनिट का मान ज्यादा होता है। आरपी का मान कम होता है बट यूनिट का मान ज्यादा होता है। Cl और I में कौन जाएगा, I जाएगा। अब विस्थापन कैसे होता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए Fe ऊपर होता है, Cu नीचे होता है, तो Fe आराम से जाएगा, Cu को विस्थापित कर देगा। अधातुओं का विस्थापन, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने, मतलब ठीक उल्टा होता है धातु वाला का, जो नीचे रहेगा ऊपर वाला को विस्थापित कर देगा। खत्म हो गया ये चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।